हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 7 साइंस यानी विज्ञान का लेसन नंबर 15 यानी 15 प्रकाश को पढ़ेंगे। इस वीडियो से पहले लेसन नंबर 14 यानी 14 तक के वीडियोस बन चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा होगा तो प्लीज देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है प्रकाश। प्रकाश जब जनरल भाषा में पूछे प्रकाश क्या होता है तो आपके मन में एक ही शब्द आता होगा, प्रकाश मतलब लाइट, जिससे हमें कोई वस्तु दिखाई पड़ता है। बस इसी के बारे में चर्चा है, साथ में प्रकाश के परावर्तन के बारे में चर्चा है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है। पहला इसमें टॉपिक है किरण पुंज। पतली झिर्री अथवा छिद्र से सूर्य के प्रकाश के किरण पुंज स्कूटर, कार तथा रेलगाड़ी के इंजनों के अग्रदीपों यानी हेड लैंप से आते प्रकाश के किरण पुंजों, टॉर्च से भी प्रकाश के किरण पुंज, लाइट हाउस या विमान पतन यानी एयरपोर्ट के टावर की सर्च लाइट के किरण पुंज को देखा और अनुभव किया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया था, लेकिन जो भी शब्द एनसीईआरटी में प्रयोग किए गए हैं वो सारे शब्दों को हमने इस्तेमाल कर लिया है, ताकि इसमें से कोई भी शब्द आपको दे दे, जैसे में विमान पतन का प्रयोग दे दे कि इससे मतलब किरण पुंज निकलता है कि नहीं निकलता है, इसको क्या कहते हैं आप नहीं जानते होंगे, तो इसको एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। इसलिए हमने सारे शब्दों को आपको दे दिया है ताकि कुछ भी दिया जाए आप आसानी से उसे समझ सकें। तो ये किरण पुंज के बारे में बताया गया है कि वो एक किरण पुंज है, यानी एक सीधी रेखा में जाने वाली एक रेखा है। प्रकाश क्या होता है, एक सीधी रेखा में गमन करती है। अगला देखते हैं, वही लिखा गया है प्रकाश और सरल रेखा। एक मोमबत्ती की लौ यानी ज्वाला की ओर पहले एक सीधे पाइप से और फिर मुड़े हुए पाइप से देखने पर मोमबत्ती की लौ नहीं दिखाई देगी, क्योंकि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, अर्थात प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि जो प्रकाश जो होता है ना बाबू, वो क्या होता है, तो प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो एक मोमबत्ती ले लेते हैं, मान लीजिए ये मोमबत्ती है और ये मोमबत्ती का प्रकाश है। तो इसका प्रकाश अगर हम देखें तो सीधा जो पाइप होगा इससे दिखाई देगा, लेकिन अगर इसी के साथ एक टेढ़ा पाइप जोड़ दे हम ऐसे करके और दूर से देखेंगे तो हमें प्रकाश आपको नहीं दिखाई देगा कि कहाँ से वो आ रहा है। इसीलिए देखने पर मोमबत्ती की लौ दिखाई नहीं देगी। जाहिर सी बात है, यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, कहाँ से ये आ रहा है, यानी मोमबत्ती का लौ हमें दिखाई नहीं देगी, यहाँ से तो दिखाई दे देगा। तो ये क्या कह रहा है कि लौ दिखाई नहीं देगी, क्योंकि सरल रेखा में गमन करता है, अर्थात प्रकाश जो होता है सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। इसे नोट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है, प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश जल का पृष्ठ, स्टेनले इस्पात की चमकदार प्लेट, इस्पात की चमकदार चम्मच या किसी पॉलिश किए हुए या चमकदार पृष्ठ यानी सतह पर पड़ता है तो वह दर्पण की भांति कार्य करता है। और हम जानते हैं कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा को परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परिवर्तन नाम से ही स्पष्ट है, ये होता क्या है वो हम आपको बता देते हैं। प्रकाश का परिवर्तन यानी प्रकाश जहां परिवर्तित हो जाए। जैसे में आपने देखा होगा, अगर आपके घर आईना होगा और सूरज का प्रकाश आ रहा है तो आईने उसके सामने कर दीजिए, थोड़ा सा तिरछा कर दीजिए, तो किसी और के चेहरे पे या कहीं पे भी वो जा सकता है। आपको चेहरे पे नहीं लेके जाना चाहिए, नहीं जा सकता। घड़ी भी आपके पास होगा, घड़ी में भी शीशा लगा हुआ, उसका भी आप प्रकाश कहीं दूसरे जगह भेज सकते हैं। आपने मतलब मिलनी तौर पे आपने इस्तेमाल किया होगा। इसे क्या कहते हैं कि प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। देखिए यहाँ लिखा है, दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और भी चीजें होती, जो भी चिकना चीजें होगा, चमकदार चम्मच की भी चर्चा की गई है, चमकदार पृष्ठ की चर्चा की गई है, तो ये सारे किस तरीके से कार्य करते हैं, तो ये दर्पण की भांति कार्य करते हैं। इसे भी नोट करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या लिखा गया इसमें। अगला है पंचतंत्र के बारे में। पंचतंत्र की कहानी तो आपको याद ही होंगी, जिसमें एक रहता है शेर तथा खरगोश। पंचतंत्र में बहुत सारी कहानियां, उसमें एक था शेर तथा खरगोश की कहानी के बारे में आप जानते होंगे। होता क्या है, तो शेर जो होता है सबको खाता है, बहुत सारे जानवरों को खाता है, तो उससे क्या होता है, सभी लोग भयभीत रहते हैं। तो फिर राय होता है कि मतलब सभी लोग डिस्कस करते हैं आपस में कि नहीं, हम एक सदस्य दे देंगे आपको खाने के लिए, आप सभी पे आक्रमण मत कीजिए। अब जिसका भी बारी आता है वो जाता है, शेर उसको खा जाता है। एक बार
खरगोश, जो छोटा सा खरगोश था उसका आता है। तो वो बोला कि हम आ रहे थे, रास्ते में देखे एक और बड़ा सा शेर देखे और बोला कि पहले हमसे मिल के जाओ। तो ये गुस्सा आ गया जो शेर था, बोले कि हम जंगल के राजा हैं, कौन सा शेर दूसरा आ सकता है। तो उसे लेके वो क्या किया, जंगल के पास लेके गया। तभी उसको कुआं दिखा, कुआं में झांकने के लिए बोला, वहां देखा शेर का परछाई दिख रहा था। वही चीज यहाँ दिया गया। उसके बाद वो क्या होता है, शेर का परछाई देखने के बाद बहुत ज्यादा गरजता है, उधर से भी वैसे ही गर्जन सुनाई देता है। तो वो क्या होता है, उसमें जंप कर देता है, फिर मर जाता है, जो कुआं की कहानी थी। तो यहां देख लेते हैं, वही चीज लिखा गया। पंचतंत्र की शेर तथा खरगोश की कहानी में खरगोश ने शेर को पानी में उसका परावर्तन दिखाकर मूर्ख बनाया था, और वो शेर क्या होता, छलांग उसमें लगा दिया था। तो परावर्तन दिखाकर मूर्ख बनाया था, ये भी लिखा हुआ था। तो हमने सोचा कि इसे भी डाल दिया जाए। ये देखा जाए तो ईवीएस में अक्सर पूछा जाता है, वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं। वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परिवर्तित होकर हमारी आंखें तक पहुंचे। बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में ये चीज लिखा हुआ भी है। वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचे। नोट कर लीजिएगा, उससे सीटेड में पूछा जा सकता है, चाहे और भी जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें पूछा जा सकता है कि वस्तुएं हमें कब दिखाई देती, तो तब जब प्रकाश उनसे परिवर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचे। प्रतिबिंब, बिंब तथा सीधा प्रतिबिंब। अगले पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है, बिंब क्या होता है तथा सीधा प्रतिबिंब क्या होता है, इसके बारे में। दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखने पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि दर्पण के सामने, दर्पण क्या होता है। दर्पण मीन्स आईना, जिसमें आप लोग चेहरा देखते हैं, उसे हम लोग समतल दर्पण के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, समतल दर्पण मीन्स वो हो गया जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, जिसे आप लोग आईना भी कहते हैं। तो उसके सामने आपको एक जलती हुई मोमबत्ती रखना है। आपके घर पे मोमबत्ती होगा तो आज ही सामने ले जाके उसे रखिए। रखने के बाद उसे अवलोकन कीजिए कि क्या क्या आपको दिखाई देता है। देखिए क्या क्या दिखाई देता है। उसके सामने जलती हुई मोमबत्ती रखने पर मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है। आप देखेंगे कि ये सामने आपने रख दिया मोमबत्ती का, अंदर में भी ये मोमबत्ती बन जाती है। आप चेहरा भी देखने जाते हैं तो अंदर में भी चेहरा दिखाई देना पड़ता है। तो वही चीज लिखा गया, मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हुई प्रतीत होती है, कि पीछे में रख दिया है आपने। दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। जो दर्पण द्वारा ये अंदर में जो मोमबत्ती का तस्वीर बनाया गया है, जो चित्र बनाया गया है, तो ये मोमबत्ती क्या कहलाएगा बाबू, ये प्रतिबिंब कहलाएगा। और जो बाहर में हमने खुद से उठाकर उसे रखा है, जो वस्तु यानी जैसे मोमबत्ती हमने रखा है, तो इस मोमबत्ती को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे बिंब। क्या कहेंगे बाबू, बिंब कहते हैं इस वस्तु को जो सामने रखा गया है। बिंब का उदाहरण है। यहाँ मोमबत्ती किसकी, किसी बिंब यानी वस्तु का उदाहरण है। प्रतिबिंब की लौ बिंब की लौ की भांति मोमबत्ती के ऊपरी सिरे पर दिखाई दे रही है। ऊपर में देखेंगे यहाँ इसका लौ भी दिखाई दे रहा है, इसका भी लौ दिखाई दे रहा है। दोनों क्या है बाबू, समान दिखाई दे रहा है कि ऊपर में दोनों है, ऊपरी सिरे पर दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। ये भी ऊपर में है और ये भी ऊपर में, दोनों मैच कर रहा है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। किसी को कोई डिस्कस मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, इतना क्लियर हो गया प्रतिबिंब क्या होता है, बिंब क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब क्या होता है। अब चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं और यहाँ हम पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में। क्या होता है समतल दर्पण, क्योंकि पूछा जा सकता है कि ये क्वेश्चन दे देगा कि ये गुण किस में पाया जाता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ये सब एग्जाम्पल में आपको दे दिया जाएगा कि ये किस में ये गुण पाया जाता है। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं क्योंकि ये फोटो जो है समतल दर्पण का ही है। तो यहाँ पे लिखा गया है समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के क्या बनता है, पीछे बनता है। यानी ये जो मोमबत्ती हमने रखा था ये क्या हुआ था, दर्पण के पीछे बना है। दर्पण के अंदर आप भी चेहरा देखते हैं तो क्या होता है, अंदर में वो बनता है। तो वही चीज लिखा है, समतल दर्पण के प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह सीधा होता है। ये क्या होता है, सीधा होता है। देखा था हमने कि ऊपर में भी इसका लौ है, इसके भी ऊपर में लौ है, दोनों एक तरह से समान है, को ये सीधा कहलाएगा। तो ये सीधा होता है, बिंब के साइज के समान होता है। ये बिंब के साइज के समान होता है। जितना बड़ा मोमबत्ती होगा उतना बड़ा इसका तस्वीर बनता है।
बीम के साइज के समान होता है तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने बीम की दूरी के बराबर होती है। यानी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे भी याद रखिएगा। देखिए मैं सारा चीज क्लियर कर देता हूं। समतल दर्पण में कुछ भी पूछेगा तो आप टिक कर सकते हैं। पहला चीज, ये अगर पूछ दे समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के कहां बनता है, आगे बनता है, पीछे बनता है, कहां बनता है बाबू, अंदर में बनता है यानी पीछे बनता है। क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा है जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा होता है, उल्टा होता है, कैसा होता है, तो वो क्या होता है, सीधा होता है। आपको हमने दिखा दिया कि ये भी ऊपर में लौ था, ये भी ऊपर में लौ था, तो ये सीधा हो गया। और इसका साइज कैसा होता है, तो साइज दोनों का बराबर होता है, जितना बड़ा ये होगा उतना बड़ा भी ये होगा। तथा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि इसकी दूरी जो होती है ना, जैसे ये आईना हो गया, आईना से जितने दूरी पे आप लोग ये मोमबत्ती रखेंगे उतना ही दूरी अंदर में ये क्या होगा, मोमबत्ती का प्रतिबिंब बनेगा। वही चीज लिखा गया। तथा दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने बिंब की दूरी के बराबर होती है। दोनों की दूरी बराबर है, ये जितना दूर है उतना दूर ये भी होगा, तो दोनों की दूरी क्या होती है, समान होती है। किसी बिंब का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि समतल दर्पण में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, तो वो किस तरह का बनता है, वो आभासी प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि इसे क्या कर सकते हैं, प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पर्दे पर कैसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में हम इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल यहां जान लीजिए कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब किसी चीज को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, आभासी प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो नोट कर सकते हैं आप लोग। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा यानी काल्पनिक होगा। और ये कैसा होगा, बिंब के साइज के समान होगा, यानी जो इसका साइज होगा वो बिंब के समान होगा। और जब भी सीधा अगर प्रतिबिंब बनता है तो वो अपने साथ आभासी शब्द जरूर लेकर आता है। सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो वो क्या होगा, प्रतिबिंब आभासी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या लिखा गया है। दक्षिण या वाम। दक्षिण क्या होता है, वैसे जनरल भाषा में तो आप इसे दिशा मानते होंगे। दक्षिण दिशा होता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। उत्तर को यहाँ वाम कहा गया, लेकिन इसमें देखा जाए तो सेंस लगाया गया है कि दक्षिण हो गया आपका दाहिना हाथ, वाम यानी उत्तर हो गया बायां हाथ। इसमें लिखा गया समतल दर्पण, यानी जो आईना आपके घर है जिसे हम समतल दर्पण के नाम से जानते हैं, इसे ठीक कर लीजिएगा, दर्पण जिसे हम समतल दर्पण के नाम से जानते हैं, उसमें बने प्रतिबिंब में दक्षिण यानी दाहिने हाथ, वाम यानी बायां हाथ दिखाई पड़ता है तथा वाम दक्षिण दिखाई पड़ता है। कहने का मतलब क्या है, आप घर पे जाइए, आपके सामने आईना होगा, आईने के सामने बैठ जाइए, उसे समतल दर्पण से कहिए। समतल दर्पण के सामने बैठ जाइए और उसमें देख के आप बायां कान पकड़िए तो उल्टा ही पकड़ेंगे, दायां कान पकड़िए तो उल्टा पकड़ लेंगे। जब बाल झाड़ते हैं, पहले से प्रैक्टिस नहीं है तो आप उल्टा ही झाड़ना शुरू कर देंगे। बाल का दाहिना बायां पकड़ के देखिए तो वो उल्टा क्या होता है, दिखाई पड़ता है। उसी के बारे में कहा गया। एम्बुलेंस को एम्बुलेंस, यहाँ पे देखिए एम्बुलेंस को एम्बुलेंस लिखा रहता है क्योंकि जब रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने पश्चिम दृश्य दर्पण यानी पीछे का दृश्य दिखने वाला उत्तल दर्पण में देखते हैं तो रोगी वाहन पर लिखे एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ सकते हैं और उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। एम्बुलेंस में पास साइड में ही यह अदला बदली हुई है। प्रतिबिंब उल्टा ऊपर तथा नीचे नहीं दिखाई देता। प्रतिबिंब जो होता है उल्टा आपको दिखाई नहीं देता है, सीधा आपको दिखाई देता है। ये चीज़ लिखा गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। पूछा जाता है पहला चीज़ कि एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा रहता है, मतलब इस तरह से क्यों लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है, इसलिए लिखा रहता है क्योंकि जो भी चालक होते हैं यानी जो भी बाइक चला रहे हैं, चाहे आप ही हैं बाइक चला के जा रहे हैं तो पीछे से एम्बुलेंस आ रहा है तो आपको पता कैसे चलेगा। तो एक तो कहेंगे कि उसमें कुछ बजने लगता है, अगर नहीं भी बजता है तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास जो उसमें शीशा हो एक लगा हुआ रहता है जिससे पक्ष दर्शन करते हैं, यानी पीछे का चीज़ आप देखते हैं कि पीछे क्या आ रहा है, कौन सा गाड़ी आ रहा है, उसी में आप देखेंगे तो एम्बुलेंस सीधा दिखाई देगा, इसीलिए एम्बुलेंस में उल्टा लिखा हुआ रहता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है आपके मोटर बाइक में जिससे पीछे का दृश्य आप देखते हैं। तो उसमें प्रयोग होता है आपका उत्तल
दर्पण। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। इस्पात की प्लेट के बारे में है। स्टेनलेस इस्पात की एक प्लेट समतल दर्पण की भांति कार्य करता है। इसमें प्रतिबिंब सीधा तथा समान साइज का है। स्टेनलेस इस्पात जो होता है वो किसके समान है ये पूछा जा सकता है। समतल दर्पण की भांति कार्य करता है। ये भी पूछा जा सकता है समतल दर्पण से संबंधित कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, तो वो हो जाएगा, अगर आपका ऑप्शन उसमें होगा स्टेनलेस इस्पात, उसमें चम्मच वगैरह सारा चीज लिखा होगा, लेकिन उसमें आंसर आपका करेक्ट होगा स्टेनलेस इस्पात, क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है सीधा तथा समान साइज का बनता है, और समतल दर्पण में भी ऐसे ही बनता है, सीधा और समान साइज का। आगे बात करते हैं चम्मच के बारे में, क्योंकि चम्मच अभी हमने शब्द भी इस्तेमाल किया था। और चम्मच आज आप घर पे जाएंगे और ये चम्मच का जो दृश्य है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। एक तो अंदर से देखेंगे, फिर उसको उल्टा करके देखेंगे, तो देखिएगा उसमें कुछ दोनों में अलग तरह का दृश्य बनेगा। चम्मच का वक्रित चमकदार पृष्ठ एक दर्पण की भांति कार्य करता है। इस्पात की चम्मच के बाहरी अर्थात पीछे पृष्ठ सीधा प्रतिबिंब देख सकते हैं। यद्यपि यह साइज में छोटा है, ये साइज में छोटा होता है, लेकिन इस पे क्या कर सकते हैं, सीधा प्रतिबिंब देख सकते हैं। इसके बाद अगला लिखा गया है, अगला जो पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। प्रतिबिंब देख सकते हैं। चम्मच के भीतरी पृष्ठ, जो भीतर का पृष्ठ होता है, अभी हमने उभरा पृष्ठ जो था उसे देखा, जिसमें क्या था कि सीधा प्रतिबिंब हमने देखा, और जो भीतरी पृष्ठ का प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा दिखाई देता है। भीतरी जो पृष्ठ होता है, यानी जब दो आप चम्मच में देख सकते हैं, एक तो बाहरी पृष्ठ होता है, बाहर वाला पृष्ठ, एक होता है भीतर यानी अंदर का पृष्ठ होता है। जो बाहरी पृष्ठ होता है उसमें प्रतिबिंब जो होता है उसमें कैसा दिखाई देगा, तो इसमें दिखाई देगा सीधा प्रतिबिंब। छोटा होता है, साइज में छोटा होगा, लेकिन उसमें दिखाई कैसे देगा, सीधा प्रतिबिंब। चम्मच के भीतरी पृष्ठ का प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा दिखाई देता है। अब भीतरी पृष्ठ की जब भी चर्चा होगी, जब भी सीटेट में या किसी अन्य एग्जाम में पूछा जाएगा, तो उसमें कैसा दिखाई देगा, को सीधा तथा बड़ा दिखाई देगा। यदि हम वस्तु से चम्मच की दूरी बढ़ाएं तो उल्टा प्रतिबिंब देख पाएंगे। अगर हम वस्तु से यानी वस्तु कुछ दूर और लेके जाएं तब चम्मच में देखें, दूरी बढ़ाएं तो उल्टा प्रतिबिंब इसमें देख सकते हैं। ये दूरी बढ़ा है तो इसमें उल्टा प्रतिबिंब देखने को मिला है। अर्थात चम्मच की भीतरी पृष्ठ पर अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है। अब ये भी पूछा जा सकता है, जो चम्मच होता है भीतरी पृष्ठ किसके अनुसार कार्य करता है, तो वो अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है। चम्मच का बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है, और चम्मच का जो बाहरी पृष्ठ होता है वो किसके समान कार्य करता है, तो वो कार्य करता है आपका उत्तल दर्पण की तरह। याद कैसे रखेंगे वो हम आपको बता देते हैं। जैसे में अगर हम एक गोला ले लें, गोला ले लेने के बाद इसे बीच से काटते हैं, बीच से काटेंगे तो एक ऐसे बन जाएगा और एक ऐसे बन जाएगा। तो ये हो गया आपका बाहरी पृष्ठ, ये जो हो गया ऐसे बाहरी पृष्ठ, ये हो गया आपका अंदर का पृष्ठ। तो जब अंदर का पृष्ठ बनेगा, तो अंदर का पृष्ठ जब बनेगा तो हमने क्या पढ़ा था कि यदि वस्तु चम्मच से, यहाँ पे पढ़ा था हमने, यदि चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करते हैं, यानी भीतरी जो ये अंदर पचका हुआ है, तो ये किस प्रकार कार्य करेगा, अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है। और जो बाहरी पृष्ठ होगा, ये उभरा हुआ बाहरी पृष्ठ होगा, तो वो किस प्रकार काम करता है, उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। तो इस तरीके से आप इसे याद भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं गोलीय दर्पण के बारे में, वही जो अभी हम समझा रहे थे उसके बारे में लिखा गया है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। वक्रित दर्पण का क्या है, सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। कटी हुई गेंद का भीतरी पृष्ठ अवतल तथा बाहरी पृष्ठ उत्तल कहलाता है, इसलिए अवतल उत्तल दर्पणों को गोलीय दर्पण कहते हैं। अवतल, और यहाँ पे 2-3 चीज नोट कर लीजिए, वो चीज हम आपको बता देते हैं। पहला
कि अवतल उत्तल दर्पणों को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? गोलीय दर्पण के नाम से जानते हैं, दो गोलीय दर्पण से कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं पूछा जाएगा, जैसे एक गोला हमने अभी लिया था, इसको बीच से काट दिया हमने, तो एक बन गया ये उभरा हुआ, कोई उभरा हुआ क्या हो गया? उत्तल दर्पण हो गया। देखिए यहाँ उभरा हुआ बनाया है, कोई ये क्या हो गया? उत्तल दर्पण। अब देखिए ये धंसा हुआ है ना, ये वाला भाग, तो ये धंसा वाले को क्या कहते हैं? अवतल कहते हैं। उभरा मीन्स क्या हो गया? उत्तल। धंसा हुआ मीन्स क्या हो गया? अवतल। बस यही आपको याद रखना है। पिक्चर दे दे तो आपको बता देना है कि कौन सा उत्तल है, कौन सा अवतल है। साथ में ये भी पूछ दिया जाए कि उभरा हुआ कौन सा होता है, जो ऊपर का है, तो ये क्या हो जाएगा? परावर्तक पृष्ठ जो उभरा हुआ है वो हो जाएगा उत्तल, और जो अंदर वाला जो हो उसे हम क्या कहेंगे? या अंदरी पृष्ठ, ये बाहरी, ये क्या हो गया आपका? बाहरी पृष्ठ, और भीतरी जो पृष्ठ है उसे हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण, और ऊपर वाले को उत्तल दर्पण। याद रखिएगा इसे, नहीं को एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमेशा के लिए हो जाएगा। अगला पढ़ लेते हैं। चेतावनी दिया गया है, चेतावनी भी इंपॉर्टेंट है। सूर्य को या इसके प्रतिबिंब को सीधे देखने से आँख खराब हो सकती है। सूर्य के प्रतिबिंब को किसी पर्दे या दीवार पर बनाकर देख सकते हैं। सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, उसका सीधा प्रतिबिंब नहीं देखना चाहिए, और ना ही सूर्य को सामने से देखना चाहिए, आँख खराब हो सकती है। सूर्य के प्रतिबिंब को किसी पर्दे या दीवार पर बनाकर देख सकते हैं, किसी पर्दा या दीवार पर बना के इसे देखना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं अवतल दर्पण के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन निश्चित ही पूछा जाता है। अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर रखकर दर्पण से परावर्तित प्रकाश को एक कागज की शीट पर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए कागज की शीट को तब तक आगे पीछे समायोजित करेंगे जब तक कि एक तीक्ष्ण यानी स्पष्ट चमकदार बिंदु प्राप्त न हो जाए। दर्पण तथा कागज की शीट को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखने से कागज जलना प्रारंभ कर देता है। यह चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। यहाँ पे इन्होंने एक प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल इन्होंने क्या किया है कि एक कोई भी कागज का इन्होंने शीट लिया है और एक लिया है इन्होंने अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से क्या हो रहा है ना, इन्होंने मतलब उधर से प्रकाश आया, सूर्य का प्रकाश आया, डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश लिया और वहाँ उसके सामने इन्होंने क्या किया, अवतल दर्पण रखा और ठीक उसका प्रतिबिंब यानी उससे टकरा के प्रतिबिंब उससे टकराया, फिर परिवर्तित हुआ और किसी कागज पे जा रहा है। फिर उसको व्यवस्थित किए, समायोजित किए हैं। समायोजित करने के बाद उन्होंने देखा है कि कागज पे एक छोटा सा बिंदु बन रहा है और कुछ देर उसको रखने पे तो क्या हो रहा है, वो कागज जलना प्रारंभ होता है। और ये चमकदार जो बिंदु है वास्तव में क्या है, सूर्य का प्रतिबिंब है। आगे देखते हैं क्या लिखा गया। यह प्रतिबिंब पर्दे यानी कागज के शीट पर बन रहा है और ये प्रतिबिंब क्या होगा, पर्दा पे यानी कागज के शीट पे बन रहा है। तो ये किससे बन रहा है, देखिए कोई भी चीज ना यहाँ पे स्पष्ट कर लीजिए, पर्दे पे कैसे बन रहा है, तो वहां से परिवर्तित होके उसी जैसा छोटा सा रूप या जैसा भी रूप हो वो जाके किसी पर्दे पे बन रहा है, यानी किसी स्थान पे वो जाके बन रहा है। ये चीज नहीं बन सकता है किस में, तो आपका समतल दर्पण में। तो यह प्रतिबिंब कागज के शीट पर बन रहा है। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यहां इंपॉर्टेंट लाइन है, पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहते हैं हम लोग, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। याद रखिएगा, जो पर्दे पे प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस तरह का प्रयोग मोमबत्ती से भी कर सकते हैं। इस तरह का प्रयोग आप किससे कर सकते हैं, तो मोमबत्ती से भी कर सकते हैं। लेकिन मोमबत्ती दर्पण के अत्यंत निकट हो तब प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। अब एकदम निकट ले जाकर रख दीजिए तो अवतल दर्पण से इसका मतलब किसी पर्दे पे प्रतिबिंब पाना असंभव हो जाता है। आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जब पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जाए तो इसे क्या कहेंगे, आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटा या बड़ा अर्थात आवर्धित हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी भी हो सकता है। यहाँ पे दो चीज हुआ, अगर आप जैसे चम्मच में आपने देखा था जब बहुत नजदीक ले जाते हैं तो उसमें भी सीधा बनता है, तो अवतल दर्पण में याद रखिएगा उसमें क्या होगा, वो सीधा भी प्रतिबिंब बन सकता है और आपका उल्टा भी प्रतिबिंब बन सकता है। सीधा या उल्टा प्रतिबिंब दोनों बन सकता है। साथ में छोटा या बड़ा बन सकता है और इसमें जो होगा वास्तविक
या आभासी प्रतिबिंब दोनों बन सकता है। तो ये याद रखिएगा, जब भी अवतल दर्पण की चर्चा हो तो वो किसी तरह का पिक्चर वो बना सकता है, इतना माइंड में रखिएगा, बाकी सब कुछ समझ में या याद करके नहीं रखना है। दोबारा रिपीट कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है कि देखिए जब नज़दीक रखा गया है तो बहुत बड़ा इसका लॉ बन रहा है, दूर रखा गया है तो ये क्या हो रहा है, दूरी पे जाके बन रहा, पर्दे पे ये लिया गया है तस्वीर, दोनों का ये अवतल दर्पण द्वारा प्रयोग करके दिखाया गया है। चलिए इसमें हम कुछ चीज़ें और भी जान लेते हैं। अवतल दर्पण, इसको अंग्रेजी में इस नाम से जानते हैं, कॉनकेव मिरर के नाम से, जिसका परावर्तक तल अंदर की तरफ दबा हुआ रहता है। ये क्या रहता है, अंदर की तरफ, देखिए यहाँ पे दिखाया गया, अंदर की तरफ क्या है, दबा हुआ रहता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। प्रतिबिंब सीधा निकट रखने पे क्या बनेगा, ये सीधा बनता है तथा उल्टा दोनों बन सकता है, सीधा या उल्टा दोनों बन सकता है। अगर निकट रखेंगे तो सीधा बनेगा, दूर रखेंगे तो क्या होगा, उल्टा बनेगा, बहुत ज्यादा निकट रखेंगे तो। इसके बाद आगे लिखा गया प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी। आभासी कब बनेगा, निकट रखने पे, दोनों बन सकता है, यानी इसका जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक और आभासी यानी काल्पनिक भी बन सकता है। काल्पनिक कब बनेगा, जब निकट रखेंगे तो। प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा तथा बड़ा, बड़ा कब बनेगा, जब निकट रखेंगे तो क्या होगा, बड़ा दोनों बन सकता है, यानी बड़ा बन सकता है। तो ये सारी चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे भी जब भी अवतल दर्पण से कुछ भी पूछा जाएगा समझ जाइएगा उसका उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा यानी आभासी बनेगा, वास्तविक भी बन सकता है, सारा चीज़ हो सकता है अवतल दर्पण में, ये इंपॉर्टेंट है। अब अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। अवतल दर्पणों का उपयोग डॉक्टरों आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, आंख, नाक, कान और गले का निरीक्षण करते समय इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। दंत जो विशेषज्ञ होते हैं वो भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, और किस लिए करते हैं, तो दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त टॉर्च, कारों तथा स्कूटरों के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपने जाना कि जो भी गाड़ी होता है, स्कूटर, कार वगैरह, तो वहां पे जिससे हम लोग पीछे का दृश्य देखते हैं उसमें उत्तल दर्पण होता है, लेकिन जो जहां से फोकस मारता है ना लाइट, जो रात में आप लाइट में आते हैं बाइक के द्वारा, तो उसमें जो होता है परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, उसमें क्या होता है, अवतल आकृति भी अवतल दर्पण होती है। परावर्तक पृष्ठ की आकृति कैसी होती है, एक अवतल दर्पण के अनुसार होती है। जैसे में ये टॉर्च है, टॉर्च में देखिए अंदर में जो ये बनाया गया है ना, ये देखिए धसा हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया, आपका अवतल दर्पण होता है। समझ गया, वो एक तो डॉक्टर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा बाइक वगैरह में जहाँ से फोकस आता है, लाइट आता है, उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। इतना याद रखिएगा, अवतल दर्पण से एक भी क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर से मैं बता देता हूँ, शायद मैंने उल्टा बोल दिया था यहाँ पे मैं बता देता हूँ अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग होगा यहाँ, जो भी यहाँ पे उपयोग होगा, एक तो टॉर्च वगैरह में, या जो गाड़ी होता है जहाँ से फोकस निकलता है वहाँ पे। दूसरा, डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं आँख, नाक, कान, गले के निरीक्षण करते समय। दंत विशेषज्ञ भी इसका प्रयोग करते हैं, किस लिए, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण साइकिल की घंटी के चमकदार पृष्ठ में प्रतिबिंब सीधा तथा साइज में छोटा बनता है। आपने देखा होगा साइकिल की जो घंटी होती है, चमकदार पृष्ठ जो होता है उसमें कैसा बनता है, सीधा तथा साइज में छोटा बनता है। अर्थात घंटी का परावर्तक पृष्ठ कैसा है, उत्तल है। स्कूटरों के पार्श्व दर्पणों यानी जिसमें पीछे का दृश्य देखते हैं, साइड मिरर जिसे कहते हैं, में उपयोग किए जाने वाले दर्पण किस तरह के होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं। उत्तल दर्पण क्या करता है, बहुत बड़े क्षेत्र का दृश्य छोटे रूप में दिखाता है, यानी उसका दृश्य वो क्या कर सकता है, बना सकता है। अतः ये चालक को पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों का देखने में सहायता करते हैं। इसलिए ये किस में लगा होता है, जो भी चालक होते हैं कि पीछे का दृश्य देखने में किसका प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र को क्या करता है, वो छोटे में दिखा देता है। अब आगे देखते हैं उत्तल दर्पण के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या है। उत्तल दर्पण इसे किस नाम से जानते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। जैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा रहता है, बाहर की तरफ क्या रहता है, उभरा रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। इनका परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा हुआ होता है।
आगे देखते हैं क्या कुछ लिखा गया। तो इसमें कैसा बनता है ये नोट कर लीजिए। इसमें क्या बनता है, प्रतिबिंब सीधा बनेगा। याद रखिएगा इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। सीधा बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, आभासी होगा। अगर प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो ये कैसा होगा, तो प्रतिबिंब आभासी होगा। प्रतिबिंब जब आभासी होगा तो प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा होगा, वस्तु के आकार से छोटा होगा। 3 पॉइंट है, तीनों नोट कर लीजिए। तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में पूछा जाए तो किसमें केवल सीधा प्रतिबिंब बनेगा, तो आपको लिखना होगा उत्तल दर्पण में। और जो किसमें केवल शब्द लग जाएगा तो समझिए उत्तल दर्पण होगा। किसमें दोनों तरह के प्रतिबिंब, बड़ा छोटा, आपका आभासी या सीधा, या और भी बहुत सारी चीजें की चर्चा हो जाए तो वो हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण से संबंधित यही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा, प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। पहले से भी हमने बताया, लेकिन फिर से देख लीजिए। किसी बीम का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जिसको पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब आभासी प्रतिबिंब किसमें उपयोग होता है, तो ये उपयोग होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो अभी हमने समतल दर्पण में देखा, इसके अतिरिक्त किसमें देखा हमने, तो उत्तल दर्पण में भी देखा। इसमें देख लेते हैं क्या क्या लिखा गया है। तो इसमें लिखा गया है आपका समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में को आपका आभासी और वास्तविक दोनों होता है, तो वही चीज लिखा गया। और उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस, इसे भी नोट कर लीजिएगा। लेंस के बारे में आगे पढ़ना है, लेकिन यही हमने लिख दिया ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। और इसे स्क्रीनशॉट भी लेंगे तो हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है, उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस में, अपसारी लेंस या अवतल लेंस का प्रतिबिंब बनता है। इसे भी नोट कर लीजिए, अपसारी लेंस या अवतल लेंस का प्रतिबिंब बनता है। सारा हमने बता दिया आपको, अपसारी लेंस या अवतल लेंस। अपसारी को किसे कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं। ये भी पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में कि अपसारी लेंस किससे संबंधित है, कि वो है आपका अवतल लेंस से संबंधित। अभिसारी लेंस किससे संबंधित है, कि वो है उत्तल लेंस से संबंधित। सारा चीज हमने लिख दिया, क्लास 10 तक का ये क्लियर हो गया। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो पर्दे पे बनने वाले प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे में एग्जांपल देख लेते हैं, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस या का प्रतिबिंब। और क्या होता है, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस का प्रतिबिंब। नोट कर लीजिए इसे, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस का प्रतिबिंब। अब हम बात कर लेते हैं आवर्धक लेंस के बारे में। आवर्धक लेंस जैसे हैंड लेंस, यह बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग में किया जाता है। संभवतः इसका उपयोग कॉकरोच अथवा केंचुए के शरीर के भागों को देखने के लिए किया जाता है। वास्तव में यह एक प्रकार का लेंस ही है। आवर्धक लेंस में क्या होता है ना, छोटे छोटे चीजों को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। और विशेष रूप से इसका उपयोग किसमें होता है, कॉकरोच अथवा केंचुए के शरीर के भागों को देखने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं अगला क्या पॉइंट है। लेंसों का उपयोग। लेंस पारदर्शी होते हैं तथा इनमें से प्रकाश गुजर सकता है। आपने लेंस देखा होगा, जैसे में बहुत सारे लोग लेंस का प्रयोग करते हैं। चश्मे में आपने देखा होगा कि इनका दूरी खराब है तो उनके आंख में ये लेंस लगा है, इनका नज़दीकी खराब है तो इनके आंख में ये लेंस लगा है। तो लेंस आपने देखा होगा, उसके आर पार देखा जा सकता है। और इसमें क्या होता है ना, प्रकाश गुजर सकता है। इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा। लेंस क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं। पारदर्शी मीन्स आर पार देखा जा सकता है और इनसे क्या होता है ना, प्रकाश गुजर सकता है। लेंसों का उपयोग व्यापक रूप में चश्मों, व्यापक रूप में किसका प्रयोग होता है, चश्मों में। तो चश्मों में क्या होता है, दूरदृष्टि दोष में किसका प्रयोग होता है, उत्तल लेंस। याद रखिएगा, दूरदृष्टि दोष में यही लिख दिया गया ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस तथा निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। इसे नोट कर लीजिएगा। दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का, तथा निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, अवतल लेंस का प्रयोग होता है। दूरदर्शकों या दूरबीनों तथा सूक्ष्मदर्शियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी दूरबीन हो या सूक्ष्मदर्शी हो, उस सब में किसका प्रयोग किया जाता है, लेंसों का प्रयोग किया जाता है। अब आगे बात कर लेते हैं उत्तल लेंस के बारे में। वे लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं। शायद इसमें पिक्चर भी होगा, यहाँ पिक्चर है, थोड़ा सा और देख लेते हैं फिर देखेंगे। वे लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में
मोटे प्रतीत होते हैं। देखिए यहाँ पे जो तस्वीर है ना, ये देखिए किनारे में क्या है, पतला है, बीच में क्या है, मोटा है, तो बीच में मोटे प्रतीत होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। ये किसका उदाहरण है बाबू? उत्तल लेंस का उदाहरण है। सामान्यतः उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाली आपतित प्रकाश को अभिसरित यानी अंदर की ओर मोड़ना कर देता है। वो क्या करता है ना, उस पे जो भी प्रकाश पड़ता है वो अंदर की तरफ वो मोड़ देता है। इंपॉर्टेंट है, अभिसरित याद रखिएगा, अंदर की तरफ मोड़ना को कहा जाता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? अभिसारी। यानी जब भी याद रखिएगा बहुत सारे इसमें प्रकाश आएंगे तो ये अंदर की तरफ मोड़ता है। अभिसारी यानी सब जितने सारी जो भी आ रहा है प्रकाश वगैरह वो इकट्ठा कर दे, एक जगह इकट्ठा कर दे, यानी अंदर की तरफ वो मोड़े, उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस द्वारा बने सूर्य के प्रतिबिंब से कागज जलना प्रारंभ कर देता है। उत्तल लेंस द्वारा बने सूर्य के प्रतिबिंब से कागज जलना क्या कर देता है? प्रारंभ कर देता है। कागज किससे जलना प्रारंभ करता है? को उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का जो प्रतिबिंब बनता है उससे क्या हो जाता है? कागज जलना प्रारंभ कर देता है। और इसका प्रतिबिंब पर्दे पर भी प्राप्त किया जा सकता है। जब कागज जलना प्रारंभ कर ही सकता है तो जाहिर सी बात है इसका प्रतिबिंब क्या हो सकता है? पर्दे पर भी प्राप्त किया जा सकता है। जब उत्तल लेंस को वस्तुओं को आवर्धित करके देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो इसे आवर्धक लेंस कहते हैं। जब उत्तल लेंस का आवर्धित करके मतलब किसी भी वस्तु को देखने में उपयोग किया जाता है, यानी छोटे वस्तु को बड़ा करके देखने में उपयोग किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? आवर्धक लेंस कहते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो लिख लीजिए। प्रतिबिंब यानी सीधा निकट रखने पे तथा उल्टा दोनों बन सकता है। इसमें क्या होता है? प्रतिबिंब सीधा यानी निकट रखने पर तथा उल्टा दोनों बन सकता है। आपने देखा अवतल दर्पण, उसी के समान समझ लीजिए उत्तल लेंस। अवतल दर्पण मतलब क्या हो गया? उत्तल लेंस। यानी इसमें भी आपका सीधा निकट रखने पे सीधा हो जाएगा और उल्टा दोनों बन सकता है, सीधा और उल्टा दोनों बन सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी, निकट रखने पे आभासी हो जाएगा, ऐसे वास्तविक इसमें बन सकता है, यानी इसमें भी वास्तविक और आभासी दोनों बन सकता है। प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा या बड़ा, निकट रखने पे बड़ा और ऐसे छोटा बन सकता है, यानी इसमें भी क्या हो सकता है? वस्तु आकार से छोटा या बड़ा बन सकता है। कि ये समझ जाइए टोटल चीज किससे संबंधित हो गया, तो नोट कर लीजिए। अवतल दर्पण बराबर उत्तल लेंस, दोनों में बहुत डिफरेंस है लेकिन प्रतिबिंब के मामले में दोनों सेम होता है। अवतल दर्पण बराबर उत्तल लेंस। अब आगे बात करते हैं उत्तल लेंस के बारे में। उत्तल नहीं, अवतल लेंस के बारे में अगला पॉइंट है हमारा अवतल लेंस। वे लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं। यहाँ पे देखिए किनारा चौड़ा है, बीच में क्या हो गया? पतला हो गया। देख रहे हैं ना, पतला बाहर में चौड़ा दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? वो तो इसे अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसरित यानी बाहर, अपसरित याद रखिएगा, अपसरित मीन्स क्या होगा? बाहर की ओर मुड़ना करता है, अतः इसे अपसारी लेंस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अपसारी। यानी अगर मान लीजिए यहाँ किरण गया तो ये ऐसे कर देते हैं, जैसे आपने टॉर्च देखा होगा ना, टॉर्च से क्या होता है? प्रकाश ऐसे फैल जाता है ना। अपसारी मीन्स समझिए बहुत सारी, अपसारी मीन्स क्या होता है? बहुत सारी। तो बहुत सारी क्या हो जाएगा? अवतल लेंस, अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव याद रखिएगा, अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधे तथा बिंब के साइज से छोटे है। इसमें केवल शब्द इस्तेमाल होगा जब भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कौन सा लेंस है जिसमें केवल आभासी, सीधा तथा बिंब के साइज से छोटे प्रतिबिंब बनते हैं, तो उससे हम कौन सा लेंस मानेंगे? तो उसे हम अवतल लेंस मानेंगे। अवतल लेंस बराबर समझिए ये उत्तल दर्पण। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में भी आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, चेतावनी देखेंगे। कुछ और पॉइंट होगा उसे देखेंगे। चेतावनी, लेंस से सूर्य को या किसी चमकीले प्रकाश को देखना खतरनाक है। उत्तल लेंस से सूर्य के प्रकाश को अपने शरीर के किसी भी भाग पर फोकस न करे, यानी फोकस उस पर ना आने दें, नहीं तो आपको क्या हो सकता है? जल सकता है। फोकस न करने के बारे में भी सावधानी बरतनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इंद्रधनुष के बारे में। प्रायः वर्षा के पश्चात, याद रखिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इंद्रधनुष में वर्षा के पश्चात इंद्रधनुष दिखलाई देता है। जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है, जब सूर्य क्या होता है? आकाश में क्षितिज के पास होता है, इंद्रधनुष तभी देख सकते हैं। जब क्षितिज के पास होगा, बारिश हुआ होगा, तभी आप इंद्रधनुष देख सकते हैं। जब हमारी पीठ सूर्य की ओर हो, जब हमारी पीठ किधर हो? सूर्य की ओर हो, इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष यानी आर के रूप में दिखाई देता है। याद रखिएगा, जब
हमारी पीठ की ओर क्या हो, सूर्य हो, तो इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष यानी धनुष के जैसा दिखाई देता है, ऐसे करके दिखाई देता है, आपने देखा भी होगा। धनुष यानी आर्क के रूप में दिखाई देता है। इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंद्रधनुष में कितने वर्ण होते हैं, तो 7 वर्ण होते हैं, याद कर लीजिए उसे। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। बैंगनी आप पीनाला के नाम से इसे जानते हैं, ये भी याद कर सकते हैं, बैंगनी आप पीनाला। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। अब बात कर लेते हैं सूरज का प्रकाश के बारे में। साबुन के बुलबुले बनते हैं तो वो भी रंगीन दिखाई पड़ते हैं या देते हैं। इसी प्रकार जब प्रकाश किसी सीढ़ी से परिवर्तित होता है तो अनेक वर्ण दिखाई देते हैं। सूरज का प्रकाश विभिन्न वर्णों का मिश्रण है। सूरज के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान है। सूरज के प्रकाश में कितने वर्ण विद्यमान है बाबू, 7 वर्ण विद्यमान है। ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं, ऐसे प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रिज्म। किसी अंधेरे कमरे की खिड़की के छोटे छिद्र से सूरज का प्रकाश का पतला किरण पुंज प्रिज्म के एक फलक पर डालने पर प्रिज्म के दूसरे फलक से बाहर निकलने वाले प्रकाश को सफेद कागज की एक सीट अथवा सफेद दीवार पर गिरने पर इंद्रधनुष जैसा ही वर्ण यहां भी देख सकते हैं। अर्थात प्रिज्म सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभक्त कर देता है। एक लाइन में समझिए, जैसे मैं मान लीजिए एक ऐसे, इसे मान लीजिए ये प्रिज्म है, तो मान लीजिए ये घर है, घर में एक छोटा सा छिद्र है और यहाँ से ये प्रकाश आके इससे टकराया है, एक फलक हो गया, एक जगह टकराया, दूसरे जगह से ये निकला, तो ये 7 तरह का कलर दिखाएगा। 7 तरह का क्या दिखाएगा, ये कलर दिखाएगा, इंद्रधनुष के समान ही। तो ये विभक्त करता है, सूरज के प्रकाश को 7 वर्णों में विभक्त करता है। कौन करता है, तो वो प्रिज्म करता है। आगे देखते हैं न्यूटन की डिस्क के बारे में। जब इंद्रधनुष के 7 वर्णों से पेंट यानी डिस्क या वृत्ताकार लट्टू दिन के प्रकाश में तेजी से घुमाते हैं तो वर्ण आपस में मिल जाती है तथा डिस्क श्वेत सी प्रतीत होती है। इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन की डिस्क कहते हैं। न्यूटन का डिस्क के बारे में इसमें चर्चा है कि कैसे वगैरह बनता है, उसे आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसमें होता क्या है, न्यूटन के डिस्क में को इंद्रधनुष के समान ही आपको दिखाई देता है और जब वो नाचते रहता है, देखिए होता क्या है, मैं पूरा क्लियर करके एक लट्टू आपने देखा होगा, उसी तरह का एक डिस्क इन्होंने गोला रंग बनाया। इसमें 7 वर्ण डाल देते हैं, इसमें क्या करते हैं, 7 वर्ण डाल देते हैं, कलर कर देते हैं। फिर इसको लट्टू रहता है, इसको क्या करते हैं, घुमाते हैं, यानी गोलाकार रहता है और इसको क्या करते हैं, घुमाते हैं, तेजी से घुमाते हैं। को ये किस तरह का दिखाई देता है, तो श्वेत सी दिखाई देता है, यानी इसका जो कलर, बहुत सारे कलर हैं लेकिन ये क्या दिखाई देता है, उजले कलर के तरफ दिखाई देता है। तो इसी को कहते हैं सामान्यतः न्यूटन की डिस्क कहते हैं। होता कैसे, एक वर्ण जो होता है वो सारे कलर के वर्ण आपस में मिल जाते हैं और डिस्क श्वेत सी प्रतीत होती है तेजी से घुमाने पे दिन के प्रकाश में, याद रखिएगा इसे। अब पढ़ लेते हैं आर्किमिडीज के दर्पण। इन्होंने भी दर्पण बनाए थे, को किस तरह बनाए थे उसे देख लेते हैं। दर्पण अस्त्रों की भांति भी उपयोग में लाए जा सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत पुराने जो मूवी होते हैं, जैसे मम्मी वगैरह, द मम्मी वगैरह मूवी में देखेंगे जो मिस्र वगैरह में चलता है, तो वहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है, तो दर्पण का प्रयोग किया गया है। अंदर तक प्रकाश ले गया गया है। एक प्रकाश, सूरज का प्रकाश एक दर्पण पे पड़ा, फिर दूसरे पे, तीसरे पे, ऐसे करते करते प्रकाश कहाँ चला गया, अंदर तक चला जाता था। बहुत जगह इसका प्रयोग किया गया है। कोई इसके बाद बहुत सारे मूवी में आपने देखा होगा ये अस्त्र के रूप में भी प्रयोग किया गया है। अब वो सूरज का प्रकाश लेके उसके चेहरे पे चमका रहे हैं तो उससे कुछ हो नहीं रहा है। ये महाभारत अभी चल रहा था, उसमें भी बहुत जगह उपयोग किया गया है। तो दर्पण जो होता है अस्त्रों की भांति भी उपयोग में लाए जा सकते हैं। ग्रीक वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने लगभग 2000 वर्ष पहले ऐसा कर दिखाया था। ग्रीक वैज्ञानिक जो आर्किमिडीज थे उन्होंने 2000 वर्ष पहले ऐसा कर दिखाया था, जब रोमनों ने ग्रीक के समुद्री तट के सायराक्यूज यानी सिसिली नामक नगर पर आक्रमण किया। तो आर्किमिडीज ने दर्पणों को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि वे सूरज के प्रकाश को रोमन सैनिकों के ऊपर परावर्तित कर सके। दर्पणों को किसी भी दिशा में घुमाया भी जा सकता था। सूरज के प्रकाश से रोमन सैनिक चौंधिया गए, वे नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है, वे चकरा गए और भाग खड़े हुए। यह एक ऐसा उदाहरण है जो यह स्पष्ट करता है कि
किस प्रकार सैनिक ताकत पर सूझबूझ से विजय पाई जा सकती है। अब हम देखते हैं आज के प्रश्नों का। हम चाहेंगे कि मेरे जवाब देने से पहले इन प्रश्नों का उत्तर जरूर दें। अभ्यास प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मेरे जवाब देने से पहले हम चाहेंगे कि आप जवाब जरूर दें। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सके वह कहलाता है, वो क्या कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब। यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो तो वह किसी उत्तल द्वारा बना होगा। याद रखिएगा, दर्पण और लेंस में क्या भराएगा, थोड़ा सा अंतर होता है, कैसे याद रखिएगा। तो ये किस तरह का होगा? ये उत्तल दर्पण द्वारा बना होगा। अगला है, यदि प्रतिबिंब सदैव बीम के साइज का बनेंगे तो क्या होगा? दर्पण क्या होगा? समतल होगा, समतल दर्पण होगा वो। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वो कौन सा प्रतिबिंब कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब। अवतल डैश डैश द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किसका पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो अवतल लेंस द्वारा। याद रखिएगा, अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे हमेशा याद रखिएगा। दोनों में अंतर है, अवतल लेंस और अवतल दर्पण ठीक एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाता है। इनको को रिवाइंड करके वीडियो देखिएगा, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित वक्तव्य सत्य अथवा सत्य। हम उत्तल दर्पण से आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल गलत है। उत्तल लेंस होता तो मान लेते, लेकिन इन्होंने दर्पण लिखा है जिसके कारण ये गलत है। अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस जो होता है सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। सदैव मतलब होता है केवल, ठीक है, सदैव शब्द इस्तेमाल किया गया, इसे याद रखिएगा। अवतल दर्पण में हम वास्तविक, आवर्धित तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही लिखा गया है कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस याद रखिए, कुछ भी बनाया जा सकता है। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, और इसका अपोजिट है आपका उत्तल दर्पण और अवतल लेंस। इसमें सदैव शब्द लगा होगा, सदैव या केवल। तो तीसरा आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका सत्य। चौथा देखते हैं क्या लिखा गया। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ये लिखा गया है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण जो होता है सदैव वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, और वो आपका आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको मिलाने वाला है। इसमें देखा जाए तो क्या कुछ हो सकता है, ये हम ले लेते हैं ताकि मिलाया जा सके। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के एक अथवा अधिक कथनों से कीजिए। समतल दर्पण, अब समतल दर्पण किससे मिलेगा ये देखना है आपको। तो पहला जो होगा वो किससे मिलेगा? पहला आपका मिल जाएगा समतल दर्पण से। तो ये होता है जब साइज इसका समान होता है तो प्रतिबिंब सीधा तथा बिंब के साइज का प्रतिबिंब बनता है। दूसरा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हो जाएगा अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। उत्तल दर्पण क्या हो जाएगा? अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है, क्योंकि जो पश्य जो होता है, जो मोटर बाइक वगैरह में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग करते हैं, क्योंकि बहुत सारा क्षेत्र का प्रतिबिंब वो बनाता है। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस क्या हो जाएगा? आपका पहला हो जाएगा आवर्धक क्षेत्र की आवर्धक लेंस की भांति उपयोग होता है, ये हमने ऊपर में बताया भी है आपको। अगला है अवतल दर्पण। तो अगला जो अवतल दर्पण है वो कौन सा आंसर हो जाएगा? को अवतल दर्पण हो जाएगा आपका दंत चिकित्सक जो होते हैं, दांतों का आवर्धित करते प्रतिबिंब जो देखते हैं उसमें इसका उपयोग होता है। 3 नंबर। अवतल लेंस के बारे में देख लेते हैं। तो अवतल जो लेंस है उसमें किस तरह का बन सकता है? तो ये हो जाएगा अवतल लेंस जो है आपका 6 नंबर हो जाएगा। यही बचा हुआ भी है, एक और बचा हुआ है। ये अवतल लेंस हो जाएगा आपका सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनता है। सीधा बनता है, बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो आपको लगाने थे ए और बी से मिलन वो हमने कर दिया। आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन है। बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। किससे बनाया जा सकता है?
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? जल्दी आप लोग कमेंट करना चाहें तो कमेंट करके जल्दी बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा अवतल दर्पण। ये क्या हो जाएगा आपका? अवतल दर्पण, यानी 2 नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है, दर्पण की ओर कितना मीटर बाबू चलता है? तो 1 मीटर चलता है, तो डेविड तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? अब यहाँ पे हम एक पिक्चर देख लेते हैं और देखते हैं कि इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इन्होंने कहा दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, एक दर्पण हमने ले लिया और दर्पण लेने के बाद मान लीजिए ये इसमें आप पिक्चर देखते हैं और इसमें अंदर की जो दूरी बताया गया ये कितना है? 4 मीटर है। तो हम जानते हैं कि जितना अंदर होगा उतना ही क्या है? बाहर भी होगा। ठीक है, अंदर मीन्स ये दर्पण हो गया, इसका प्रतिबिंब यहाँ 4 मीटर बना है तो ये भी 4 मीटर ही होगा, क्योंकि दोनों की दूरी क्या होता है? समान होता है। ये हम जानते हैं समतल दर्पण में। अब ये कहा 1 मीटर आगे बढ़ जाता है, तो ये क्या हो गया? मान लीजिए ये 4 मीटर था, अभी 1 मीटर अंदर चला गया, यानी यहाँ चला गया, तो ये कितना दूरी हो गया? 1 मीटर घट जाएगा, 4 में से 1 घट गया, यानी ये हो गया 3 मीटर। ये हो गया 3 मीटर, तो ये 3 मीटर दूरी है, तो अंदर भी कितना मीटर हो जाएगा? 3 मीटर। तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 मीटर ये, 3 मीटर ये, क्योंकि डेविड तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी है, यानी यहाँ डेविड खड़ा है तो इसके दूरी पूछ रहा है प्रतिबिंब और डेविड के बीच को 3 मीटर ये, 3 मीटर ये, दोनों मिला के कितना हो गया? 6 मीटर। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है तो इसे भी याद रखिएगा। एक कार का पश्चिम दृश्य दर्पण समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण के बारे में ऊपर भी हमने क्वेश्चन देखा कि उसमें क्या होता है ना, दर्पण से जितना दूरी वस्तु का होता है अंदर में उतना ही दूरी बराबर होता है, यानी बिंब का भी दूरी उतना होता है, ये तो हम जानते हैं। तो ड्राइवर अपनी कार को 2 मीटर प्रति सेकंड, चाल के बारे में कहा गया है, अपनी कार को 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बैक करते समय, वो उसी चाल से बैक करते समय पश्चिम दृश्य दर्पण में अपनी कार के पीछे खड़े पार्क किए हुए किसी ट्रक का प्रतिबिंब देखता है। वो क्या करता है ना, वो बैक करता है अपनी गाड़ी को 2 मीटर प्रति सेकंड के चाल से, और उसमें जो पीछे जो लगा हुआ समतल दर्पण पश्चिम में देखने वाला, उसमें देखता है किसी ट्रक को जो खड़ा है, पार्किंग में है, खड़ा हुआ है। ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब जिस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत है वह होगा। तो ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब जिस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा, किस चाल से प्रतीत होगा? को देखिए बाबू, ये 2 मीटर प्रति सेकंड है और 2 मीटर प्रति सेकंड और क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों क्या होता है ना बाबू, दोनों का जोड़ होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना इसमें दूरी होगा उतना ही बाहरी दूरी होगा, जितना शीशा के अंदर दूरी होगा उतना ही शीशा के बाहर दूरी होता है। तो ये चाल में भी उसी तरह कार्य करेगा। 2 मीटर प्रति सेकंड है, 2 मीटर प्रति सेकंड और जोड़ दीजिएगा, 2 कितना होता है? 4 मीटर प्रति सेकंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, 4 मीटर प्रति सेकंड को 13 का आपका तीसरा आंसर हुआ। तो देखा जाए तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है और मुझे आसानीपूर्ण विश्वास है कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।